हेलो एवरीवन। मैं आदर्श जैन, आपका दोस्त, फास्ट एस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी जो सीरीज चल रही थी 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके यूनिट 7 की आज लास्ट क्लास है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अपने कॉपी पेन हाथ में ले लो और पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विच इज द फर्स्ट मेडिसिन डिस्कवर्ड इन इंडिया टू कंट्रोल सिकल सेल एनीमिया। इस बार का आने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। क्या कि भारत में डिस्कवर हुई पहली मेडिसिन जो किसको कंट्रोल करेगी, सिकल सेल एनीमिया को। पहली बार सिकल सेल एनीमिया कैसी दिक्कत है, तो इट्स अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए कौन सी वो दवाई बनाई गई है, तो वह हाइड्रोक्सी यूरिया। तो आंसर इज ए, हाइड्रोक्सी यूरिया इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट सिकल सेल डिसीजेस। सिकल सेल डिसीजेस के बारे में क्या सही है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, ये एक हीमोग्लोबिन प्रकार का डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है। इट इज अ हेरिडिटरी डिसीज, ये एक वंशानुगत रोग है, पहले बता चुके, बिल्कुल है। तीसरा, इन इट शेप ऑफ आरबीसी बिकम्स क्रिसेंट शेप। अब इसको सिकल सेल क्यों क्यों कहा जाता है, ये भी सही है। क्यों? आपने हंसिया देखा है, हंसिए को हिंदी इंग्लिश में सिकल कहा जाता है। तो हंसिया कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है हंसिया, गांव में देखोगे आप, फसल कटाई के लिए यूज होता है हंसिया। ठीक है, तो इसलिए, और जो आपका सिकल सेल होता है, जो नॉर्मल ब्लड सेल होता है, वो ऐसा रहता है गोल, लेकिन सिकल सेल में ऐसा बन जाता है। तो ये भी हमारा सही है। लास्ट ऑप्शन है, इसमें से हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, नहीं, इसमें हीमोग्लोबिन की वृद्धि ना होके क्या होती है, कमी होती है। तो लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 2 3 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला आते हैं, फ्रॉम विच डिसीज डिड द क्वीन ऑफ ब्रिटेन सफर फ्रॉम रॉयल डिसीजेस। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया था कि ब्रिटेन की महारानी को किस प्रकार के डिसीजेस है। तो अपन क्या पढ़ते हैं, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण जो फाइब्रोजन नाम का प्रोटीन होता है वो बॉडी में नहीं बनता है। और फाइब्रोजन प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। क्लियर, रक्त का थक्का नहीं बनता। बनाता कौन है, विटामिन के। विच जेनेटिक डिसीज ऑकर इन वुमेन, ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब उसी के रिवीजन के लिए कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, उसी को देखने के लिए इसको बता रहे हैं कि विच जेनेटिक डिसीजेस ऑकर इन वुमेन। तो महिला में कौन सी डिजीज होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या, हमने बोला एक नॉर्मल बॉडी में 46 होती है, इसमें जिसको भी टर्नर सिंड्रोम होता है, एक गुणसूत्र कम होकर कितनी हो जाती है, 45। तो बस ये याद रखना। क्लिनफिंटल पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था, ये किस में होती है, पुरुषों में होती है, इसमें संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, इसमें क्या हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, इसको ट्रिसोमी 21 भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको सभी याद रखना है। इसके बाद है, लालिमा कैंपेन इन मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश में जो लालिमा अभियान चलाया गया था वो किस चीज के लिए चलाया गया था। लालिमा अभियान, पहली बात ये है किस चीज के लिए, तो इस अभियान को चलाया गया था, इतनी देर से जो हम पढ़ रहे हैं, एनीमिया को खत्म करने के लिए। एनीमिया को खत्म करने के लिए इसको चलाया गया था। और कब से इसको चलाया गया था, तो वो था हमारा 2016 से इसको रन किया जा रहा है। दो चीज हो गई। इसके बाद इसको चलाएगा कौन, तो स्वास्थ्य विभाग नहीं चलाता, इसको कौन चलाता, महिला एवं बाल विकास। यहीं पे इसका क्या है, क्लाइमैक्स है। तो ये याद रखना, स्वास्थ्य विभाग नहीं लगा देना। लालिमा अभियान को क्यों कौन चलाता है, तो महिला एवं बाल विकास चलाता है। दूसरा फैक्ट, कब से शुरू हुआ, 2016 से शुरू हुआ है, किसका, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। चलाया क्यों गया है, तो एनीमिया की रोकथाम के लिए। जब भी आप कोई स्कीम पढ़ो तो तीन चीजें हमेशा याद रखना, वो स्कीम कब आई है, उसका पर उद्देश्य क्या है, उस स्कीम को लाया क्यों गया है, और तीसरा सबसे मेन कि उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, उसके क्रियान्वयन को कौन देख रहा है। तो यहाँ पे कौन देख रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग।
इसके बाद अगला है द स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट की जो न्यूट्रिशन पॉलिसी, राज्य पोषण निधि, पोषण नीति मध्य प्रदेश की किस वर्ष आई थी? तो वो कब आई थी? तो वो आई थी 2020 में। 2020 में हमारे यहाँ की स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी आई थी। सिंपल सा है, सीधा सीधा फैक्ट है। इसके बाद अगला है व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। मजे की बात देखो, 1961 71 में सबसे ज्यादा हमारे आबादी भी बढ़ी। ठीक है, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे रोकने के लिए, और सबसे ज्यादा आबादी भी इसी टाइम बढ़ गई। ठीक है। तो याद रखना कब आया था, 1952 में। ठीक है, अगला है व्हाट आर द की हेल्थ इंडिकेटर्स। की हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आंसर से इसका पता चल जाएगा। जीवन प्रत्याशा दर, ठीक है, आईएमआर है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी होता। स्वस्थ लोगों का प्रतिशत, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर। इसके बाद अगला है करेक्ट रिगार्डिंग राष्ट्रीय पोषण अभियान। जो राष्ट्रीय पोषण अभियान चला था उसके संबंध में क्या सही है? पहला पढ़ो, इसका उद्देश्य बच्चों व स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर को सुधारना, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2020 में इसको प्रारंभ किया था, बिल्कुल गलत है। क्योंकि कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 8 मार्च, महिला दिवस के दिन। कब? और वो भी 2018, 8 मार्च 2018 को इसको शुरू किया गया था। तो इससे क्या हो जाएगा? सिर्फ पहला वाला आंसर सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स मध्य प्रदेश इज नॉट रिलेटेड टू द हेल्थ। इनमें से दी गई स्कीम्स में से कौन सी स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है? तो सभी स्कीम्स को एक बार देख लो। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना, सिंपल सा है, जननी कल्याण मतलब बच्चों के लिए, ये तो नहीं हो सकती, ये तो आंसर। मंगल दिवस योजना, ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। एस्पायर योजना, ये तो एमएसएमई से रिलेटेड है, एमएसएमई और इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लास्ट है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ एक बार अगर नहीं आए समझ में तो इसको दूसरी बार रीड करो या तीसरी बार रीड करो। तब भी नहीं आए तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके फिर से उसको रीड करो, तो आंसर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य के सिम्टम क्या क्या होते हैं? ऑप्शन पढ़ो। आजकल ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने भी ऐसे इनको फ्रेम किया है, तो ध्यान से पढ़ना। उचित प्रतिरक्षा क्षमता, प्रॉपर इम्यूनिटी, बिल्कुल सही है। इच्छाओं आकांक्षाओं लक्ष्य और विचारों में असंतुलन, क्या लिखा है? संतुलन नहीं, असंतुलन, जिस कारण ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। ये इसलिए ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं ताकि आप लोग जो लापरवाही कर देते हो कभी कभी पढ़ने में, उसको ना करो। तीसरा है आत्मविश्वास और सहयोग की भावना एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कुछ भी नहीं पता हो लेकिन जिसने प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें दिखाया गया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, और जिसने नहीं दिखाया गया होगा उसने सी लगा दिया होगा। क्लियर। फूड फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स, फूड फोर्टिफिकेशन मतलब जब भी आप फूड में कोई न्यूट्रिशियस चीज को मिलाते हो उसको फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते कैसे। एडिंग प्रोटीन लाइसिन टू ब्रेड, ब्रेड में प्रोटीन लाइसिन मिलाना, बिल्कुल सही है। नमक में आयोडीन मिलाना, बिल्कुल सही है, आयोडीन वाला नमक पढ़ते ही है ना, कहते हैं टाटा नमक देश का नमक, वही। वनस्पति तेलों में विटामिन ए और डी मिलाना, ये भी सही है। ठीक है, दूध में अरारोट मिलाना, अरारोट तो वैसे खराब चीज होती है, नहीं खाना चाहिए, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हो गया ऑप्शन 1 2 3, आंसर नंबर ए। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस क्यों कहते हैं? पीले कलर के होते हैं क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और साथ ही साथ उसमें क्या क्या होता है, वो हमको विटामिन ए प्रोवाइड करता है। ठीक है,
इसी प्रकार से। अगला है एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत, जिससे रोग के प्रतिरक्षा सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी, ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिसीजेस? तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी हमारे पॉल एलरिच ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जेम्स वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था? इनने हमें दिया था डीएनए का मॉडल। डीएनए ने डीएनए का मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल कुछ ऐसा बनता था। ठीक है, ये इनने दिया था। तीसरा क्या है? लैंड स्टीनर। इनने क्या दिया था? इन्होंने हमको ब्लड ग्रुप बताए थे, जो आपको आज पता है ना कि हमारा ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। ये क्यों पता चल पाए? इनकी वजह से, लैंड स्टीनर। ठीक है, और लास्ट है एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या दिया था? प्रतिरक्षा तंत्र के विज्ञान के ये जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल साइंस इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पॉल एलरिच। फिर है, फिर से सुमेलित कीजिए, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या था? इसने सबसे पहले बताया था, अगर ये यंत्र नहीं होता ना, तो आज पूरा पश्चिमी समाज पेड़ों को अजीब मानता रहता। पेड़ों में जीवन को बताने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है कि पेड़ों में भी जान होती है। तो क्रेस्कोग्राफ को किसने खोजा था? हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने। दूसरा है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर की खोज किसने की थी? तो जी की थी जॉन हैरिसन ने। तीसरा है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे एनर्जी बनाई जाती है, इसको किसने खोजा था? तो वो थे फर्मी। और लास्ट है रेडियो, सब पढ़ते हैं मार्कोनी, तो हम भी पढ़ लेते हैं मार्कोनी। ठीक है, बल्कि थे इंडियन जिसने इसको खोजा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टू, पहले का हो गया टू, फिर हो गया थ्री, फिर हो गया फोर, और फिर हो गया वन। टू, थ्री, फोर, वन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हो गया नॉट अ फॉरवर्ड लिंकेज इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में कौन सी फॉरवर्ड लिंकिंग लिंकेज नहीं है? स्किल्ड लेबर होती है, ठीक है, अनुसंधान नहीं होती, कोल्ड स्टोरेज होती है, विज्ञापन होती है। तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इसके बाद आ जाएगा व्हेन वाज एफएसएसएआई एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ खाद्य मानक को तय करता है कि कौन सा खाना सही है कि नहीं। आप लोग कोई भी पैकेट लेते हो चिप्स से लेके कोल्ड ड्रिंक का, उसके पीछे एफएसएसएआई की सील लगी होगी, जो ये बताता है ये मानक पे खरा उतरा है कि नहीं। अगर फूड के पैकेट के पीछे नहीं लगा एफएसएसएआई तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कब बना था? तो ये बना था सितंबर 2008 में। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण को निर्धारण करता है, खाद्य मानकों का निर्धारण करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसका जो भी चेयरमैन है और इसका हेडक्वार्टर दोनों आपको कमेंट करना है और याद रखना है। अगला है मेगा फूड पार्क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो मेगा फूड प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में। ठीक है, मेगा फूड पार्क प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तब हुआ था 2008 में, इसको शुरू किया गया था। बात क्या था? फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी प्रोसेसिंग फंक्शन। निम्नलिखित में से एक द्वितीयक प्रसंस्करण प्रक्रिया कौन सी है? अब देखो सब देखते हैं, तीन प्रकार की होती है। आपने गेहूं लाए, गेहूं को कटाई के बाद बाजार में अगर डायरेक्टली बेच गया तो ये पहले लेवल का कहलाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल का, क्योंकि आपने सिर्फ क्या किया? उसकी ग्रेडिंग करी, आपने काटा, अच्छे से साफ करके बोरे में पैक करके भेज दिया, तो ये फर्स्ट लेवल की कहलाएगी। है ना? हमने पूछा यार सेकेंडरी, आटे की बिस्किट तैयार करना, आटे से आप बिस्किट कर रहे हो, तो ये कौन सी लेवल की हो जाएगी? ये हो जाएगी थर्ड लेवल की। क्यों? देखना कैसे। गेहूं से आटा बनाना, अब आप जो गेहूं लाए थे उससे आपने आटा बना लिया, तो ये हो जाएगी सेकंड लेवल की, जो हमारा आंसर है। और दूध से आइसक्रीम बनाना, ये भी क्या हो जाएगी? थर्ड लेवल की। अच्छा, सबसे सिंपल समझो, गेहूं है, ये गेहूं समझ लो, गेहूं से हमने गेहूं को साफ करके बाजार में बोरी में बेच दिया गेहूं, तो ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट लेवल की। अब उस आटे से हमने क्या किया? उस गेहूं से हमने आटा बना लिया, ये आटा हो गया।
आटा। ठीक है, आटा बना लिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो गई सेकंड लेवल की। अब उस आटे से हमने क्या कर लिया, उस आटे से हमने बिस्किट्स बना ली, तो ये हो गए थर्ड लेवल की। तो ऐसे प्रकार के फूड प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें क्या पूछा, द्वितीयक प्रसंस्करण, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग फ्लोर फ्रॉम व्हीट। इसके बाद अगला है क्वाशिकोर एंड मेरस्मस डिसीजेस आर कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। क्वाशिकोर और मेरस्मस ये किसके कारण, किसकी कमी के कारण होती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण ये डिसीजेस होती है, और ये बच्चों में होती है। बहुत देखना, आप इसकी वो गूगल करना और देखना है फोटोज बच्चों की, तो आपको एक बार में याद हो जाएगा कितनी बेकार डिसीज होती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या सही नहीं है। पहला देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्डहुड, बचपन में बाल्यावस्था में कुल हड्डियां 300 से ज्यादा होती हैं, बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हेड, आपके सिर में कुल हड्डियां 29 होती हैं। ठीक है, पहले तो याद था कि 29 राज्य थे भारत में, तो 29 होती थी, है ना। अब 28 नहीं कर लेना, हड्डियां 29 होती हैं, राज्य 28 है। ठीक है, रीढ़ की कुल हड्डियां की संख्या 22 है, नहीं, ये कितनी होती है, अडल्ट में 26 होती है, और बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। पसलियों की कुल संख्या 24, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी। रीढ़ की कुल टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्पाइन कितनी होती हैं, वो होती है 26 अडल्ट में, और बच्चों में 33 होती है। ठीक है, ऐसा याद रख लो कि 26 जनवरी में रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, सीधे स्ट्रेट खड़े रहते हैं, तो कितनी होती है, 26। इसके बाद विच इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, अभी अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया था कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बीटा कैरोटीन। क्लियर, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और इससे हमको क्या मिलता है, तो वो मिलता है विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए से किस प्रकार की बीमारी से बचते हैं, तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस से बचते हैं। अगला है ऑस्टियोमेलेशिया डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी। पिछली क्लास में हमने किया था कि ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है, तो पढ़ा था कि ऑस्टियोलॉजी है बोन्स से संबंधित, हड्डियों से संबंधित। और बोन्स को अच्छा कौन सा रखता है, कैल्शियम रखता है, फोस्फोरस रखता है, और वो किससे मिलता है, विटामिन डी से। तो सिंपल सा आंसर है कि डिफिशियंसी किसके कारण होती है, विटामिन डी के कारण होती है। अगला है एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, ये पीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो ध्यान से आप पढ़ना। किस कारण होता है, मतलब किससे सिक्रेटेड, स्रावन किससे होता है, तो लेडिंग सेल से होता है। जो पुरुष जननांग होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उससे ये हार्मोन सीक्रेट होता है। लेडिंग सेल्स से कौन सा होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, अगर फीमेल के वो पूछ लिए जाए हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, और पुरुष में कौन सा होता है, एंड्रोजन हार्मोन। क्लियर, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगला है द कंट्रोलर ऑफ ट्रैफिक इन द सेल। हमारे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सभी को कुछ ना कुछ फंक्शंस के अनुसार नाम दिया गया है। तो इसी प्रकार से ट्रैफिक कंट्रोलर किसको कहा जाता है, तो वो होगा हमारा गोल्जी बॉडीज। इसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। क्यों, खाना सब बना लेता सेल, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सही टाइम पे पहुंचाना, वो गोल्जी बॉडीज कर लेता है। ठीक है, हम लोग आलसी है, लेकिन हमारी बॉडी अंदर से बिल्कुल भी आलसी नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स, क्योंकि जब भी कोई सेल खराब हो जाता है, तो उस सेल के कारण दूसरे सेल खराब नहीं हो जाए, इसलिए वो बेचारा अपना बलिदान दे देता है, खुद फट जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। राइबोसोम्स, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री, यहाँ प्रोटीन बनता है। क्लोरोफिल सबको पता है, किचन हाउस ऑफ द सेल, हरित लवक। ठीक है, क्लोरोफिल होता है।
जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है। तो क्या कहलाता है? किचन हाउस ऑफ द सेल। किचन हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बोन्स एंड टीथ। हड्डियों और दांतों को दृढ़ता क्या प्रदान करता है? सोडियम बिल्कुल नहीं, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम बिल्कुल सही, फास्फोरस बिल्कुल सही। तो आंसर 3 और 4 किस में दिए गए? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसी प्रकार से जो ये सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे इस बार आने के, प्रोडक्टिबिलिटी जिसकी ज्यादा है वो आपको करवा दिए। साथ ही साथ आप लोग को इतना करना है कि साइंस की जो बेसिक्स है उसका रिपीटिशन ज्यादा से ज्यादा करना है। जैसे आपके डिसीजेस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, और साइंस एंड टेक में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो गए उनके हेडक्वार्टर प्लस उनका फाउंडेशन ईयर, इसको आपको पढ़ना है। बाकी रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी आराम से निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।